हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भरत सिंह फौजदार एक बार पुनः एपीएस साइंस कठूमर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन जान रहे थे अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। दो तीन प्रकार की अभिक्रियाएं देख चुके हैं अपन, संयोजन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अपघटनीय अभिक्रिया के बारे में बताया था आपको। कल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया था अपन ने। बताया था वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी समूह, परमाणु, अणु या आयन के स्थान पर कोई दूसरा समूह, परमाणु, अणु या आयन आ जाए तो उसे विस्थापन और अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सक्रियता श्रेणी के बारे में बताया था, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलताओं के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद इस श्रेणी को दिया गया था, इसे सक्रियता श्रेणी के नाम से जानते हैं। आज एक और नई रिएक्शन लेके चलेंगे, अगला प्रकार लेकर के चलेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानकारी करेंगे। क्या होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, किसे कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या मतलब है द्विविस्थापन अभिक्रिया से। देखिए, एक छोटी सी परिभाषा है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या फिर एक और डेफिनेशन अथवा करके याद कर सकते हैं आप, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मूलकों में, दो यौगिकों के मूलकों में, यौगिकों के मूलकों में परस्पर आदान प्रदान से दो नए पदार्थ बनते हैं, दो नए पदार्थ बनते हैं
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या फिर एक और परिभाषा याद रख सकते हैं आप, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मूलकों में परस्पर आदान प्रदान से दो नए पदार्थ बनते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, देखो CuSO4, CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस प्रबल क्षार से क्रिया कराऊं तो NaOH माने तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा अपने पास। अभी लिखा है आपने आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो यहां पे ये आयन है, ठीक है, यहां पे ये आयन है, ये हाइड्रोक्साइड है, और ये कौन सा आयन है? सल्फेट आयन है। इनमें क्या होगा? स्थानांतरण होगा, अदला बदली होगी, यानी कि ये इधर और ये इधर, ऐसे संकेतित कर सकते हो आप इस तरीके से। ये इधर पहुंचा देना है और इसको इधर ले आना है। तो ऐसा करने पे अपन के पास में देखिए क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। CuOH के साथ मिलेगा, Na जो है सल्फेट के साथ मिलेगा, तो देखिए क्या बनेगा? Na2SO4, Na2SO4 नाम है सोडियम सल्फेट। क्या बोलेंगे बेटा? सोडियम सल्फेट। और दूसरा क्या बच गया? ये कॉपर है, और हाइड्रोक्साइड कितने हैं आपके पास? 2, तो सीधा बन रहा है क्या? कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस प्लस CuOH का होल ट्वाइस, इसको बोल देंगे अपन कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो आयनों के आदान प्रदान से पदार्थ बने यहाँ पे, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? या फिर इनको मूलक भी कह सकते हैं अपन, दो यौगिकों के मूलकों में। आयन ये मूलक ही तो है, सल्फेट और OH। यौगिक हो गए दो, कॉपर सल्फेट हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपके पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दो यौगिकों के मूलकों में मूलक हुए सल्फेट और हाइड्रोक्साइड, आदान प्रदान से दोनों में एक्सचेंज हुआ, अदला बदली हुई, दो नए यौगिक बने, दो नए पदार्थ बने, सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? द्विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और देखिए सेकंड एग्जांपल, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट प्लस, चलो HNO3 से करा देते हैं, सॉरी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाना चाहता हूं ये रिएक्शन में। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि अम्ल, है ना, इज इक्वल टू, तो देखिए यहां आयन क्या है? एक तो NO3 है और एक क्लोराइड है, ये इधर और ये इधर। बोलो आया कि नहीं आया? क्या बना? HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H के साथ NO3 आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या कहेंगे इसको? नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। और प्लस क्या शेष रह गया अपने पास? Cl है, और इधर ये क्या है? Ag। तो क्या बन जाना चाहिए?
सिल्वर क्लोराइड AgCl, श्वेत अवक्षेप है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा ये सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड है ना। एक और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यदि मैं सोडियम सल्फेट की क्रिया Na2SO4 क्या होता है, सोडियम सल्फेट की क्रिया करवाएं किससे, बेरियम क्लोराइड से, BaCl2, बेरियम क्लोराइड हुआ ये है ना। तो देखिए क्या आयन है, यहां पे सल्फेट है और यहां पे क्लोराइड है, इनका ही एक्सचेंज करना है आपको इस तरीके से, ठीक है। तो देखो क्या बन रहा है, BaSO4 यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। यहां पे यदि निशान तीर का नीचे हो तो समझे अवक्षेप, और यदि निशान ऊपर हो तो समझे गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तो BaSO4 बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ, और शेष क्या रह गया, देखो Na के दो हैं, Cl के भी दो हैं, 2NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया 2NaCl, ठीक है। क्या हुआ, 2NaCl सोडियम क्लोराइड। तो आ रही होगी बात समझ में आपकी में। ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से इसे अपन जानते हैं। लेकिन एक और नई बात, और नई बात क्या, ये जो बेरियम सल्फेट अवक्षेप प्राप्त हुआ है, ऐसे यहाँ पे ये भी अवक्षेप प्राप्त हुआ है। ऐसी अभिक्रियाओं को अपन अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रियाएं कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। देखो क्या मतलब है अवक्षेपण से, डेफिनेशन लिख देते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए। यदि आपसे पूछा जाए तो देखिए क्या मतलब है अवक्षेपण से। अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में जल में अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है उसे अवक्षेप और अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, और अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात समझ में नहीं आ गई? तो इन अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें प्रोडक्ट में जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो अवलेय रूप में प्राप्त होते हैं, और ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं अपन, अवक्षेप कहते हैं। और ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में अपन देखना चाहेंगे वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। वेग के आधार पर अर्थात अभिक्रिया में लगने वाले समय के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। किसी अभिक्रिया को पूरा होने में कितना समय लग रहा है, घंटे लग रहे हैं कि दिन लग रहे हैं कि वर्ष लग रहे हैं, या फिर कुछ सेकंड ही लग रही हैं, तो कितना समय अभिक्रिया को पूरा होने में लग रहा है। अर्थात उसका जो वेलोसिटी है, वेग जो है, उसके आधार पर भी अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए कितने प्रकार की होती हैं, अभी एक्सप्लेन कराएंगे अपन।
वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, तो वेग के आधार पर बेटा अभिक्रियाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। एक वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनको पूरा होने में बहुत कम समय लगता है, अर्थात यूं कहूं तीव्र गति से जो अभिक्रियाएं चलती हैं, अर्थात जिनको पूरा होने में बहुत कम समय लगता है, जिनका वेग अधिक होता है वो, और दूसरी वो जिनको पूरा होने में काफी लंबा टाइम लगता है, अधिक समय लगता है, ऐसी अभिक्रियाएं। तो देखिए वेग के आधार पर या लगने वाले समय के आधार पर अभिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। ओके, कौन कौन से हैं दो प्रकार? नंबर एक मंद अभिक्रिया है, नंबर दो तीव्र अभिक्रिया। तो देखिए पहले देखते हैं मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं बहुत धीमी गति से चलती हैं, अर्थात इनको पूरा होने में घंटे, दिन, जहाँ तक कि वर्ष तक लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात जिन अभिक्रियाओं का वेग बहुत कम होता है, अर्थात जिनको पूरा होने में घंटे या दिन या वर्ष तक लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रिया कहा जाता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में घंटे, दिन या वर्ष तक लग जाते हैं, मंद अभिक्रिया कहलाती है। मंद अभिक्रिया कहलाती हैं। ओके, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में अधिक समय लगता है, घंटे भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं, या फिर वर्ष तक पूरा होने में लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं अपन? मंद अभिक्रिया। जैसे लोहे पर जंग लगना मंद गति की अभिक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है। एग्जाम्पल लिख देते हैं, लोहे पर जंग लगना मंद गति की अभिक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है। रिएक्शन देख लीजिए, लोहे पर जो जंग लगने वाली क्रिया है काफी टाइम तक चलती है, लंबे टाइम तक चलती है, अतः कैसी अभिक्रिया है? मंद गति की अभिक्रिया है। क्या लिखेंगे, कैसे लगेगी जंग लोहे पे? देखिएगा 4Fe
प्लस 3O2, नम वायु कर दीजिए, नम कैसे होगी 6H2O से जल से 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O कन्वर्ट इनटू द 2Fe2O3 डॉट 3H2O, यहाँ XH2O भी लिख सकते हो अपन, ये काय का सूत्र है जंग का। ओके, तो ये काफी टाइम में पूरी होती है अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन, मंद गति की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये लोहा ने नमवायु से क्रिया की तो क्या बना दी, जंग का निर्माण कर दिया कि नहीं कर दिया। ऐसी अभिक्रिया को अपन मंद अभिक्रिया कहते हैं। और देख लीजिए एक रिएक्शन 2KClO3 मतलब हुआ पोटेशियम ट्राइक्लोरेट, लिख देता हूं चलो, पोटेशियम ट्राइक्लोरेट। ठीक है, क्या बनेगा, अपघटन होगा इसका। तो अपघटन से क्या बनेगा देखिए, 2KCl प्लस 3O2। ओके, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, मंद गति की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, मंद गति की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दूसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं बेटा, उनको क्या कहते हैं अपन, तीव्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, तीव्र अभिक्रिया। ये हटाओ यहां से, तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया से क्या मतलब है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग अधिक होता है, अर्थात जिनको संपन्न होने में या जिनको पूरा होने में बहुत कम समय लगता है, उन्हें तीव्र अभिक्रियाएं कहा जाता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिनका वेग अधिक होता है, या फिर अभिकारकों को मिलाने पर तुरंत संपन्न हो जाती है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं अपन, तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में कम समय लगता है या जिनका वेग अधिक होता है, उनको अपन तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। या फिर वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अभिकारकों को मिलाने पर तुरंत संपन्न होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक दो छोटी सी एक बात कोई सी भी, वे रासायनिक अभिक्रिया, या वह लिख दो ऐसे, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारकों को मिलाने पर तुरंत संपन्न होती हैं, तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारकों को मिलाने पर तुरंत संपन्न होती हैं, तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं, अर्थात जिनका वेग बहुत अधिक होता है, उनको अपन कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में लिखें, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार की क्रिया
10⁻⁻10 सेकंड में ही पूरी हो जाती है। कितना कम समय लगा इस अभिक्रिया को पूरा होने में, मात्र 10⁻⁻10 सेकंड में ही रिएक्शन पूरी हो जाती है। तो कैसी अभिक्रिया हुई है? तीव्र अभिक्रिया हुई। रिएक्शन लिख देते हैं। एक प्रबल अम्ल HCl प्रबल अम्ल होता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि कोई प्रबल क्षार से क्रिया करवा दूं, प्रबल क्षार NaOH, ठीक है, HCl प्लस NaOH, कोई से भी प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की क्रिया करवा दो, बहुत कम समय उसमें लगेगा। तो HCl प्लस NaOH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिकृत कराया, तो क्या चीज प्राप्त हुई? NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया कि नहीं बन गया? NaCl प्लस H के दो हैं और एक ऑक्सीजन शेष, तो जल बन रहा है, प्लस H2O। 10⁻⁻10 सेकंड का टाइम लगा इसको, है ना। ऐसा ही प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ये भी एक तीव्र गति की अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल जो होता है वो 10⁻12 सेकंड होता है। कौन सा अर्ध आयु काल है ये? अर्ध आयु काल, नई बात आई है अर्ध आयु काल की। तो देखो अर्ध आयु काल से क्या तात्पर्य है। अर्ध आयु काल किसे कहना चाहिए? अर्ध आयु काल अभिकारकों की आधी मात्रा को, अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगे समय को उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहा जाता है। अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगे समय को उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं। अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में, अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगे समय को उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। समझ गए नहीं समझ गए बात? अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगे समय को उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन पढ़नी है अपन को, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इसके बाद में।